ऑल डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला मैंने आपका तीसरा जो लेक्चर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स क्या होते हैं हमने उसके बारे में जाना था। मैंने आपको पहले ही बताया था। इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी होती है उसका किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके जब आप क्लास 12th में रहे होंगे तो आपने बहुत सारे कंपाउंड लाइक एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड, अल्कोहल, ऐसे ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी देखा होगा कि जो कुछ कंपाउंड्स आपके होते हैं वो वाटर में अच्छे से सोल्यूबल होते हैं और कुछ लेस सोल्यूबल होते हैं। तो आपके मन में ऐसा थॉट आता हो कि क्यों, राइट? तो ये सारी वजह जो भी है आज की हम इस लेक्चर में जानेंगे। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़े थे क्या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो प्रकार की होती है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ओके तो सबसे पहला पॉइंट है आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है। तो जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें अगर वो कोई मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, यानी कि बढ़ेंगे। कैसे इंक्रीज होंगे? तो जैसे हमने पढ़ा था HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको एग्जांपल में दिया था। ओके एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे ये आपका HF है, ओके, और ये एक HF है। इनके बीच में जब यहाँ चार्ज डेवलप हुआ तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी थी, हमने देखा था, राइट? तो क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो डेफिनेटली उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो निश्चित सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसा कि हमने देखा था इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें आपका कोई मॉलिक्यूलर मास में तो इफेक्ट पड़ा नहीं, ना तो आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा और ना घटा, तो मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वही होता है। बॉइलिंग पॉइंट पर इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। फॉर द एग्जाम्पल पहले आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है? आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में बताया था, है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये मान लीजिए आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये हमने इसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करके लिखती हूँ। ओके चलिए अब यहाँ पर देखोगे इस पे चार्ज होगा पार्शियल चार्ज डेल्टा पॉजिटिव का और इस पर पार्शियल चार्ज होगा, ओके, और इस पर भी पार्शियल चार्ज होगा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इससे तो मॉलिक्यूलर मास पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, राइट? तो इसमें तो आपका बॉइलिंग पॉइंट और ना ही मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी चेंज नहीं होगा इस पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे। लेकिन अगर यही बात इन केस हम देखो, यही बात अगर हम मेटा के बारे अगर हम ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप है इसको मेटा पे लगा दें या पैरा पे लगा दें तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये बेटा ग्रुप ये अगर आपका यहाँ ऑर्थो पे ना होके पैरा पे होगा यहाँ पे, ओके, तो देखो इनके बीच में डिस्टेंस तो बढ़ गई। अब इतना बड़ा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं, तो ये दूसरे यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ऐसा ही जिससे ये बॉन्डिंग करेगा, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ा, तो आपकी डेफिनेटली आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये कैटेगरी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर में आ जाती है, ना कि इंट्रा में। मैं ये बता रही हूँ आपको, इतनी सी बात
बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी कोई इफेक्ट नहीं होता। वो जितने नॉर्मली होते हैं उतना ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम नाइट्रो ग्रुप को मेटा पे लगा दें या पे लगा दें तो यहाँ पर आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर मास। जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस पर क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे भी आपको यही बात बताई। ओके, जब ये लोग जुड़ेंगे इनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड CH3, उसका जो नॉर्मली जो अगर हम कैलकुलेट करें उसको, नॉर्मल हम उसको कैलकुलेट करें जैसे सबके हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, वैसे ही कैलकुलेट करके हम अगर एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाले तो वो 60 आना चाहिए, जबकि वो 60 नहीं आता, कुछ 120 आता है। ओके, क्यों आता है? तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि वो डाइमर बनाता है। डाइमर किसकी वजह से बनाता है? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं एसिटिक एसिड के, जिसकी वजह से उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। देखिए, जहाँ पे भी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल में आप जितना ज़्यादा बना सको, इस वेरी गुड, नंबर अच्छे मिलेंगे। ओके, ये आपका एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया, और यहाँ पर ये आपका दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल। ओके, अब इन पर पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और ये डाइमर बना लेंगे, और जिसकी वजह से इनका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए वो नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है। जबकि जो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उसकी मॉलिक्यूलर मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नोट करिए ये सब। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें चिलेशन हो सकती है, और जो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें तो चिलेशन होती ही होती है। जैसे आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ओके, तो इसमें क्या है, चिलेशन का मतलब है कि रिंग फॉर्म होना। चिलेशन का क्या मतलब होता है? रिंग फॉर्म होना। ओके, इसमें चिलेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर हम HF का मॉलिक्यूल लें तो जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे सपोज इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई अगर, तो यहाँ पे चिलेशन कैसे हो सकती है? राइट, इसमें तो नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, अगर जैसे इसमें एग्जाम्पल में आपका आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अगर इसमें नाइट्रो जो है ऑर्थो पोजीशन में लगा है तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसमें चिलेशन हुई। ओके, यानी कि रिंग फॉर्म हुई। एक तो आपकी बेंजीन रिंग पहले से ही थी, और एक OH ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दूसरी रिंग फॉर्म होगी। ओके, लेकिन अगर यही इसी जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसी में अगर नाइट्रो हम मेटा पे लगा दें, यानी कि मेटा नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो उसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कौन सी बॉन्डिंग होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या फिर ये जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका H2O का, उसमें इसमें भी आपका चिलेशन हो रहा है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मैं आपको बाद में ये वाला पॉइंट समझाने के बाद इसको इरेज करके आपको समझाऊंगी कि जो आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्या होता है सॉल्युबिलिटी। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोर सेल्यूबल होते हैं इन वाटर। क्यों? क्योंकि वो ईजिली
जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही हम जो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में कितना सोल्यूबल है कितना कम सोल्यूबल है, ये किस बेसिस पर डिफाइन करते हैं हम? इस बेसिस पर कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो रही है। जिसमें जितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो उतना अच्छा आपका सोल्यूबल होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ C2H5OH का लिया, क्योंकि इसमें OH ग्रुप की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हुई का। इस ग्रुप की वजह से ये आपका ये ग्रुप हाइड्रोजन यानी कि वाटर के हाइड्रोजन या फिर वाटर के ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, जिसकी वजह से ये वाटर में अच्छा खासा सोल्यूबल होता है। जबकि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी में कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं होता है। जबकि हम ये देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स आपकी चिलेशन कर लेते हैं यानी कि रिंग फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका मॉलिक्यूल रिंग के भीतर ही ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है तो उस पर कोई साइड अवेलेबल नहीं होगी जहाँ से आपका वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैक कर सके। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, जब रिंग फॉर्म हो जाती है तो आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो सॉल्युबल तो होता है लेकिन पोलर सॉल्वेंट में नहीं। पोलर सॉल्वेंट आपका क्या होता है? वाटर। ओके, एंड वो सोल्यूबल होता है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या आते हैं? लाइक बेंजीन है, आपका ईथर है, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में आते हैं। और एक पांचवा एक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने ये चीज़ कभी ऑब्जर्व करी हो कि अगर आप फ्रीज़र में कभी एक बॉटल में वाटर भर के रख दें और उसे 1-2 दिन तक रखे रहने दें तो आपने देखा होगा वो बॉटल का साइज़ ये तो बड़ा हो जाता है थोड़ा, ये तो फिर आपकी जो बॉटल होती है वाटर बॉटल होती है वो फट जाती है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपको क्या पता चला कि वाटर तो उतना ही है, अभी भी बॉटल में है, वाटर कैसे बढ़ेगा, है ना। फिर भी ये वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुआ? कैसे इंक्रीज हुआ? तो आप वो जो आइस होती है उसमें जो आइस बनी आपकी वाटर में, तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। कैसे? आइस के क्रिस्टल लैटिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लैटिस में एयर गैप्स बन जाते हैं, जिसके कारण आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर के वॉल्यूम से अधिक होता है। ओके, तो जैसे ही आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, तो यहाँ पर जो ये आपको गैप दिख रहा है इसे हमने एयर गैप कहा, यानी कि थोड़ी सी इसमें जगह आ गई, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। चलिए मैं यहाँ पे बना के आपको अच्छे से बताती हूँ, समझ में नहीं आया होगा अभी। जैसे ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, ओके, ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर आपका कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। ओके, यहाँ पर कोई अनदर वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? एयर गैप। यहाँ पे भी ऐसे ही आपके आगे जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपका एक, तो ये इसके साथ बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इसके साथ बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से ये होता रहेगा, जिससे एयर गैस जनरेट होंगे। मैंने क्या बताया आपको, इसमें कैसे हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जब आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने क्या बताया, इसमें तो एग्जांपल है आपका ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ओके, और इसमें एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, इनमें कैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा भी हो सकता है,
ओके। ये आपका फिनॉल हो गया। किस पोजीशन में नाइट्रो है आपका? मेटा पोजीशन में। ये आपका हो गया नाइट्रो ग्रुप। अब जब आपका ये नाइट्रो ग्रुप अर्थो पर था तब तो इजीली आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि वो पास में था। अब इतनी दूरी में तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं ना, तो इसके लिए यहाँ पर एक दूसरा मेटा नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल आएगा। तो ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक आपका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा जिससे इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से आपका इसमें ये एक रिंग थी, एक रिंग आपकी यहाँ बढ़ी, तो इसकी वजह से यहाँ पे चिलेशन हुई, राइट। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो भी टॉपिक मैंने इसमें पढ़ाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट में क्या इफेक्ट होते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड जो भी पार्ट या फिर जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए। मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके उस प्रॉब्लम को ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।